हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हो आप सब। आज अपन फिर लेके आए हैं एम्स एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बहुत सारे मोस्ट रिलेवेंट एमसीक्यूज़ जो कि हम आज की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एज़ यू ऑल नो एग्ज़ाम डेट अब दूर नहीं है, 14 जून। तो डेली अपनी ऐसे मोस्ट जो प्रीवियस ईयर मोस्ट सजेस्टिव मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो फार्मास्यूटिकल इज़ यूज फॉर थायराइड अपटेक स्टडीज़। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल है जो कि थायराइड अपटेक स्टडीज़ में काम आता है। थायराइड अपटेक स्टडीज़ का मतलब क्या हो गया कि मुझे थायराइड का डायग्नोसिस करना है, ठीक है। थायराइड की स्टडी करनी है, ना कि ट्रीटमेंट। स्टडी करनी है थायराइड की, मतलब मुझे ट्रीटमेंट करना है। तो कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल हम यूज़ करेंगे, इसके लिए हमने कल वाले वीडियो में भी देखा था। मैं बात करूँगी डायग्नोसिस की स्टडी की। तो क्या कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप आ जाएगा हमारे पास, कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल आएगा, आयोडीन 123, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, आयोडीन 131, ठीक है। नेक्स्ट ये भी देख लेते हैं, टेक्नीशियम 99 MDP क्या होता है। तो टेक्नीशियम 99 MDP क्या हो जाता है, इट इज़ अ टेक्नीशियम 99 M मिथाइलिन डाइफोस्फोनेट। क्या हो जाता है ये, इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, मिथाइलिन डाइफॉस्फोनेट। ये भी एक रेडियो फार्मास्यूटिकल है जो कि किस में काम आता है, ये बेसिकली बोन सिंटीग्राफी या फिर मैं बोल दूँ तो बोन स्कैन्स, ठीक है। बोन सिंटीग्राफी के अंदर जो काम आता है। गैलियम 68 डोटेट क्या हो जाएगा, ये भी एक रेडियो फार्मास्यूटिकल है जो कि पेट सिटी स्कैन्स में काम आता है, टू डायग्नोज एंड मॉनिटर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ठीक है। किसके लिए, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स वगैरह को डायग्नोज करने के लिए काम आता है। इसके अंदर जो ये डोटेट है ये क्या होता है, इट इज़ अ सोमेटोस्टेटिन एनालॉग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, एक सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर है। गैलियम 68 डोटेट क्या है, सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर। और ये किस लिए काम आता है, पेट सिटी में, किसके लिए, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स को डायग्नोज करने के लिए। F18 FDG आपको पता ही है, F18 FDG क्या हो जाता है जो कि पेट स्टडी में काम आता है, फ्लोरीन 18 फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पेक्ट इमेजिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, ठीक है। स्पेक्ट और पैट क्या हो जाती है, न्यूक्लियर इमेजिंग टेक्नोलॉजी। स्पेक्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये जो इमेजिंग है वो किस किस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देती है, क्या ये सिर्फ एनाटॉमी की इन्फॉर्मेशन देगी, क्या सिर्फ फंक्शन की, बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो अगर हमें सिर्फ एनाटॉमी की चाहिए होती तो हम और कोई मॉडलिटी प्रेफर करते, लेकिन जहाँ हम न्यूक्लियर मेडिसिन पेट स्पेक्ट की बात आती है वहाँ पे ये क्या बताता है, हमें स्ट्रक्चर भी बताएगा और फंक्शन भी बताएगा, ठीक है। हमें फंक्शन भी बताएगा, ये पर्टिकुलर ऑर्गन का जो भी अफेक्टेड साइट है, जो हमारी टारगेट साइट है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों बताएंगे, स्पेक्ट भी और पेट इमेजिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ पेट इज, PET की फुल फॉर्म क्या है, एक तो हो जाता है स्पेक्ट और एक हो जाता है पेट, ठीक है। दोनों ही क्या है, न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, स्पेक्ट और पेट दोनों ही। स्पेक्ट का पूरा नाम क्या हो जाता है, सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन लग रहा होगा, ये लास्ट ईयर पूछा हुआ है, पेट का पूरा नाम। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ पेट। पेट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। नाम से ही पता पड़ रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है, ठीक है। तो क्या पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इसका पूरा नाम है। ये क्या है, ये भी एक न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच डिटेक्टर इज़ यूज्ड इन गामा कैमरा। गामा कैमरास के अंदर कौन सा डिटेक्टर यूज़ होता है, गीगर मूलर ट्यूब, थैलियम डॉट सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल, प्रोपोर्शनल काउंटर या लिक्विड सिंटिलेटर। तो कौन सा डिटेक्टर गामा कैमरास के अंदर यूज़ होता है, तो गामा कैमरा के अंदर यूज़ होता है थैलियम डॉट सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल। और यही क्यों हम यूज़ करते हैं, ड्यू टू इट्स हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी। हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी मतलब क्या कन्वर्ट कर रहा है ये, गामा रे एनर्जी को विजिबल लाइट में, ठीक है। जो गामा रे एनर्जी को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है किसकी, थैलियम डॉट सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल की। दैट्स वाई वी यूज़ थैलियम डॉट सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल एज अ डिटेक्टर इन गामा कैमरास, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द स्पेक्चर रिजोल्यूशन ऑफ पैट इज़ जनरली, ठीक है, स्पेक्चर रिजोल्यूशन की बात कर रहा है। जो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है उसका स्पेक्चर रिजोल्यूशन जनरली कितना होता है, देखो ये बता देती हूँ मैं कि जो स्पेक्ट से बेटर होता है क्या, पैट, ठीक है। पैट को ज़्यादा बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी मानते हैं व्हेन इट विल कंपेयर टू स्पेक्ट, ठीक है। इसका रीज़न क्या हो जाता है, इसके स्पेक्चर रिजोल्यूशन के कारण, ठीक है। पैट का जो स्पेक्चर रिजोल्यूशन होगा वो स्पेक्ट से ज़्यादा होता है, और कितना होता है 4 to 5 mm, ठीक है। तो पैट का स्पेक्चर रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा, 4 से 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनुअल अफेक्टिव डोज लिमिट फॉर रेडिएशन वर्कर्स एज पर ICRP इज, ठीक है। ICRP इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, इसके अकॉर्डिंग जो एनुअल अफेक्टिव डोज लिमिट है किसकी, रेडिएशन वर्कर की, तो वो कितनी है 20 मिलीसाइवर्ट। कितनी हो जाएगी 20 मिलीसाइवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिवाइस इज़ कॉमनली यूज फॉर पर्सोनल रेडिएशन मॉनिटरिंग, ठीक है। कौन सा डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं पर्सोनल रेडिएशन मॉनिटरिंग। पर्सोनल रेडिएशन मॉनिटरिंग या फिर पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्सोनल रेडिएशन मॉनिटरिंग या पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेडिएशन वर्कर को कितनी रेडिएशन लग रही है उसको मेज़र करने के लिए हम कॉमनली कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, तो कौन सा करते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंस डॉसिमीटर विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। गीगर मूलर क्या हो जाता है, ये हो जाता है एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस, इट इज़ अ एरिया मॉनिटरिंग डिवाइस। ये हो जाएगी पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस। गामा कैमरा और स्पेक्ट स्कैनर क्या हो जाता है, जो कि किस में काम आता है, स्कैनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइसोटोप इन डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन। बात करेंगे डायग्नोस्टिक का मतलब क्या हो जाता है, जांच करना, ठीक है। डायग्नोसिस का मतलब क्या हो जाएगा, जांच करना, और थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन है जहाँ पे हम टारगेट साइट्स की क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उनको डायग्नोस कर रहे हैं, उसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज आइसोटोप कौन सा है, तो मोस्ट कॉमनली यूज आइसोटोप कौन सा है हमारा, दैट इज़ फ्लोरीन 18, ठीक है। फ्लोरीन 18 एक मोस्ट कॉमन आइसोटोप है जो कि हम पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पैट स्कैनिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स फेवरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेजिंग, ठीक है। डायग्नोस्टिक में मतलब हम इमेजिंग ही कर रहे हैं इसके अंदर, तो डायग्नोस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो फेवरेबल है इमेजिंग के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगी, एक तो ये इमिट करता है लो एनर्जी पॉजिट्रॉन को, इमिट लो एनर्जी पॉजिट्रॉन्स, अलाउइंग फॉर हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो भी सिर्फ कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 110 मिनट्स, विच इज़ लॉन्ग इनफ टू अलाउ फॉर द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रेडियो ट्रेसर्स, गॉट इट। तो इस रीजंस की वजह से हम इसको क्या मानते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज आइसोटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विच रेडियो फार्मास्यूटिकल इज यूज फॉर रीनल कॉर्टिकल इमेजिंग, ठीक है। रीनल कॉर्टिकल इमेजिंग के अंदर कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल है जो कि हम यूज़ करते हैं रीनल कॉर्टिकल इमेजिंग के लिए। कॉर्टिकल कौन सा हो जाता है, कॉर्टेक्स आउटर लेयर, तो इसके अंदर हम कौन सा यूज़ करते हैं, टेक्नीशियम 99M MAG3, टेक्नीशियम 99M DMSA, टेक्नीशियम 99M DTPA या फिर टेक्नीशियम 99M MAA। तो कौन सा करते हैं, बिल्कुल टेक्नीशियम 99M DMSA हम प्रेफर करेंगे रीनल कॉर्टिकल इमेजिंग के अंदर, ठीक है। बाकी के भी हम देख लेते हैं किस काम आएंगे। MAG3 जो होता है ये किस लिए आ जाता है, रीनल फंक्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन को देखने के लिए, रीनल फंक्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन को देखने के लिए, ठीक है। DTPA की अगर मैं बात करूँ तो ये किस लिए आ जाएगा, टेक्नीशियम 99M DTPA, ये भी हाँ हम रीनल स्कैन के अंदर बोलते हैं, बट नॉट स्पेसिफिकली फॉर कॉर्टिकल इमेजिंग, ठीक है। रीनल स्कैन में काम आ जाता है ये ओवरऑल रीनल स्ट्रक्चर देखने के लिए, लेकिन ये स्पेसिफिकली कॉर्टिकल रीनल इमेजिंग के लिए काम नहीं आता है। MAA वाला देख लेते हैं, ये किस लिए काम आता है, ये आता है लंग इमेजिंग के अंदर, ठीक है। ये किस लिए काम आता है, लंग इमेजिंग, ठीक है। तो अब हम इन चारों ऑप्शन के जो
इनका पूरा नाम देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि रीनल कौन सा जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो कौन सी इमेजिंग के अंदर काम आ रहा है। MAG3 रीनल फंक्शन ट्यूबुलर सिक्रेशन। MAG3 का पूरा नाम होता है मरकैप्टोस एसिटाइल ट्राइग्लाइसिन। टेक्नीशियम 99M DMSA जो कि रीनल कॉर्टिकल इमेजिंग के अंदर काम आता है, इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, डायमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड। टेक्नीशियम 99M DTPA जो कि रीनल स्कैन का मतलब ओवरऑल रीनल स्ट्रक्चर जो हमें बताता है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाईथाइलिन ट्राईअमीन पेंटा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्या है हमारा, टेक्नीशियम 99M MAA जो कि लंग इमेजिंग के अंदर काम आता है, इसका पूरा नाम है मैक्रो एग्रीगेटेड एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये सब पूरे नाम भी आपको पता होने चाहिए, कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल कौन सी स्कैनिंग के अंदर काम आ रहा है या फिर कौन सी इमेजिंग के अंदर काम आ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमें, आयोडीन 131 इमिट्स। ठीक है, जो आयोडीन 131 है वो कौन से पार्टिकल्स और कौन सी रेज इमिट कर रहा है। ठीक है, तो आयोडीन 131 क्या करेगा, सिर्फ बीटा पार्टिकल्स इमिट करेगा, सिर्फ गामा रेज इमिट करेगा, दोनों बीटा एंड गामा रेज इमिट करेगा, या फिर अल्फा एंड गामा रेज इमिट करेगा। तो जो आयोडीन 131 है जो कि किस लिए काम आता है, थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म या फिर कोई ट्यूमर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट में काम आ रहा है आयोडीन 131। तो ये बीटा और गामा रेज इमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो क्या है, विच इज़ अ प्योर गामा इमिटर। इसका मतलब क्या हो गया, इनमें से कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल है जिसमें से सिर्फ गामा रेज निकलेगी। ठीक है, जिसमें से कोई और रेज नहीं निकलेगी, कौन सी निकलेगी, सिर्फ गामा रेज इमिट होगी। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, आयोडीन 131, आयोडीन 123, फ्लोरीन 18 या फिर रेडियम 223। तो देखो आयोडीन 131 क्या होता है, अभी हमने पहले वाले में ही देखा, ये क्या कर रहा था, गामा एंड बीटा दोनों इमिट कर रहा था। ठीक है, फ्लोरीन 18 की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरीन 18 क्या है, पॉजिट्रॉन्स एंड गामा रेज दोनों इमिट कर रहा है, पॉजिट्रॉन एंड गामा रेज। रेडियम 223 की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या इमिट करता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स मेनली इमिट करता है। एंड इन एडिशन, ठीक है, मतलब इन एडिशन इसके साथ साथ ये और क्या इमिट करता है, एक्स रेज एंड गामा रेज एज ए डिकेज थ्रू इट्स डॉटर आइसोटॉप्स। ठीक है, तो मेनली प्योर गामा इमिटर कौन सा होता है हमारा, आयोडीन 123 जो कि किसके अंदर काम आ रहा है, आयोडीन 123 हमारे डायग्नोसिस के अंदर जो काम आ रहा है। ये क्या करेगा, सिर्फ गामा। ठीक है, ये प्योर गामा इमिटर है, इससे सिर्फ गामा रेज इमिट होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कार्बन 11 इज़ यूज्ड इन। जो कार्बन 11 है इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 20 मिनट्स। ये किस लिए यूज़ होता है, तो कल ही हमने देखा था पैट इमेजिंग के अंदर ये यूज़ करते हैं हम। तो ये किसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर ब्रेन पेट स्टडीज़। ठीक है, ब्रेन पेट स्टडीज़, न्यूरो इमेजिंग जो है उसके लिए हम कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रेफर कर सकते हैं, कार्बन 11 जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, 20 मिनट्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रिंसिपल फोटोन एनर्जी ऑफ टेक्नीशियम 99M इज। ठीक है, टेक्नीशियम 99M की फोटोन एनर्जी कितनी है, तो इसकी फोटोन एनर्जी कितनी हो जाती है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियम 99M की फोटोन एनर्जी की तो ये होती है 140.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए। तो जो प्रिंसिपल फोटोन एनर्जी है टेक्नीशियम 99M की वो कितनी हो जाएगी, 140 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक चीज़ और देखते हैं हम कि जो रेडियम 223 है यहाँ पे, इसकी हाफ़ लाइफ किसी को पता है या नहीं पता। तो रेडियम 223 की हाफ़ लाइफ कितनी होती है, ठीक है, इसकी रेडियम 223 की हम हाफ़ लाइफ भी देख लेते हैं। तो बाकी सब की तो हमें यहाँ पे पता है, आयोडीन 131 की 8 डेज़, आयोडीन 123 की 13.2 आवर्स, फ्लोरीन 18 की कितनी हो जाती है 110 मिनट्स। ठीक है, और रेडियम 223 की कितनी हो जाएगी 11.4 डेज़। ठीक है, ये रह गया था तो ये भी बताना ज़रूरी था।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच रेडियो फार्मास्यूटिकल इज़ यूज फॉर थायराइड एब्लेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल है जो कि थायराइड एब्लेशन में काम आता है। जैसे ही बात आ जाए थायराइड की तो दो याद रखने हैं, आयोडीन 123 एंड आयोडीन 131। 123 डायग्नोसिस में, 131 ट्रीटमेंट में। अब ये क्या पूछ रहा है, थायराइड एब्लेशन। अब एब्लेशन का मतलब पता होना चाहिए कि एब्लेशन का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, वैसे मेडिकल टर्म में अगर मैं एब्लेशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, मेडिकल प्रोसीजर जो क्या कर रहा है, थायराइड एब्लेशन क्या होता है, वो मेडिकल प्रोसीजर जो कि रेडियो एक्टिव आयोडीन या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो क्या कर रहा है, थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहा है, श्रिंक कर रहा है या फिर नोड्यूल्स को एलिमिनेट कर रहा है, और इन सम केसेस टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म और कैंसर। ठीक है, थायराइड एब्लेशन जो मेडिकल प्रोसीजर है वो हम कब यूज़ करते हैं, टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म और थायराइड कैंसर। तो मतलब ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, ट्रीटमेंट की बात कर रहा है तो कौन सा वाला आ जाएगा, ट्रीटमेंट की बात कर रहा है तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, आयोडीन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, F18 FDG इज़ यूज्ड इन पैट प्राइमरीली टू इवेल्युएट। जो F18 FDG जो हम यूज़ करते हैं पैट के अंदर, वो प्राइमरीली क्या इवेल्युएट करता है, तो ये क्या इवेल्युएट करेगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, F18 FDG जो कि यूज़ हो जाता है एज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर, दैट इज़ फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज, FDG की फुल फॉर्म, जो कि क्या इवेल्युएट करेगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर क्या होगा कि जो ट्यूमर सेल्स है, ठीक है, जो ट्यूमर सेल्स है वो तो क्या कर लेगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जल्दी करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ग्लूकोज को रैपिडली एब्जॉर्ब करेगा और एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स। ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज भी 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं, और ऊपर से जो इनके हमने चारों ऑप्शंस अच्छे से डिस्कस करे हैं, तो सब अच्छे से इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।